नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और आज का जो प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है पद्मश्री श्रीमती पद्मा सचदेव का, जिनका हाल ही में अभी देहांत हुआ है। और वो जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने डोगरी साहित्य को लेकर, डोगरी को लेकर पूरे देश भर में अपना नाम भी कमाया और डोगरी को भी ऐसे स्थान पर लेके चली गई जहां पर डोगरी पूरी दुनिया में, पूरे जम्मू कश्मीर में अब उसकी पहचान जो है वो मानी जाती है। डोगरी को 8th शेड्यूल में लाने के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया और उनके साहित्य की जो रचनाएं थी, उनकी जो कविताएं थी, वो आपने बॉलीवुड के गानों में भी सुनी होंगी। कई किताबें उनके नाम से जो हैं वो पब्लिश हुई हैं और उनके जीवन में किस तरीके से उतार चढ़ाव आया और किस तरीके से उन्होंने डोगरी को ही अपने जीवन में ढाल लिया, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर, बहुत ही हमारे अजीज़ और बहुत ही जम्मू कश्मीर के जो जाने माने लेखक प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी, और इनसे भी हम जानेंगे कि पद्मा जी का जो जीवन रहा उस पर ये क्या रोशनी डालेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपने साहित्य की शुरुआत की। और हम जाते जाते ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो डोगरी है उसने अपनी छाप किस तरीके से छोड़ी, उस पर आज सारी चर्चा होगी। तो प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया है, बहुत हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और हमारे पास आए। तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से डोगरी साहित्य को जो पद्मा जी ने जिस मुकाम तक पहुंचाया, उसकी शुरुआत कैसे हुई? रंजीत जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी इस चैनल का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पद्मा जी पर कोई बात कर सकूं। पद्मा सचदेव डोगरी साहित्य का एक मजबूत स्तंभ थी। पद्मा जी के जाने से डोगरी का ये मजबूत स्तंभ गिर गया, टूट गया। पद्मा जी ने वो डोगरी के साथ कितनी देर से जुड़ी हुई थी। 1950s के लगभग वो डोगरी साहित्य के साथ, डोगरी संस्था के साथ और डोगरी मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। और वो इस मूवमेंट की, इस डोगरी साहित्य के इतिहास की एक सक्रिय पात्र थी। सिर्फ इसकी गवाह ही नहीं थी, वो गवाह भी थी और पात्र भी थी। उनके जाने के साथ हमारे डोगरी इतिहास का एक ज़माना उनके साथ चला गया और ये जो कमी है ये पूरी होने वाली नहीं है। पद्मा जी जो लिख के छोड़ गई, जो आज हमारे पास है, जिसकी चर्चा मैं करूँगा, जब तक वो हमारे साथ है, पद्मा जी जाकर भी नहीं जा पाएंगी। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आज शेक्सपियर नहीं है जी, आज कालिदास नहीं है, लेकिन हमारे साथ ही हैं ना। उनका लिटरेचर हमारे साथ है, उनका लिखा हुआ हमारे साथ है। पद्मा जी ने जो डोगरी को एक अमूल्य कंट्रीब्यूशन दिया, वो हमारे पास है। तो पद्मा जी उस सेंस में नहीं गई हैं, ना ही जा सकती हैं, वो हमारे साथ रहेंगी। पद्मा जी का अपना जो लेखन था वो अद्भुत था। इतना खूबसूरत उनकी कविता थी, जो कविता सुनता था वो मोहित हो जाता था। वो कहता था ओ ऐसी कविता लिखती है। उसके बाद उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी और मेमोयर्स भी लिखे
एसेज भी लिखे, तकरीबन साहित्य के जितनी विधा होती हैं, जितने यानर होते हैं, इन्होंने सभी में लिखा और सब में कमाल किया, बहुत ही बढ़िया लिखा। और उसके बाद जो ख़ास बात है, और भी लोगों ने लिखा है, इतना नहीं लिखा होगा तो कम लिखा होगा, लेकिन इनके व्यक्तित्व की, इनके लेखन की कुछ विशेषताएं हैं, पिक्युलैरिटीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरों में नहीं है, जिससे इनके व्यक्तित्व को जाना जाता है। ये थी ट्रेंड सेटर, पाथ ब्रेकर, माइलस्टोन खड़े करती थी। जब शुरू में ये डोगरी की कविता लेकर डोगरी के मंच पे आई, डोगरी संस्था के मंच पे आई और इन्होंने आकर अपनी कविता पढ़ी, तो उस वक्त इनकी उम्र बहुत हल्की थी, 15-16 साल की होंगी। पैंथल से आई थी, उस वक्त जम्मू में पढ़ रही होंगी कहीं। तो जो कविता इन्होंने आके पढ़ी वो सबको हैरान करने वाली थी। बात ये थी, वो ऐसा वक्त था जब जम्मू के डोगरा समाज के घरों की लड़कियां साहित्यिक कार्यक्रमों में जाके पढ़ने की बात तो छोड़िए, वहाँ जाती भी नहीं थी। इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था कि ये लड़कियां का क्या काम है साहित्य में, मंच के। और इन्होंने उस वक्त मंच पे आके कविता पढ़ी। कविता ये राजे दियाँ मंडियाँ तुम नहीं है, ऐसी कविता जिसको जिसने लोगों को दो तरीके से हैरान किया। जो विद्वान लोग थे, ये शायद रिवोल्ट टाइप का। हाँ बिल्कुल, आपको पता है, ऐसी कविता है कि ये कविता जिन लोगों ने डोगरी साहित्य से जानकारी नहीं है उनको भी थोड़ा थोड़ा पता है। तो ये कविता जब उन्होंने पढ़ी तो जो साहित्यकार थे सीनियर, उन्होंने कहा इतनी छोटी सी लड़की, अरे ये ऐसी कविता कहाँ से ले आई, इसने ऐसा कैसे सोचा। और जो दूसरे लोग थे कंजर्वेटिव किस्म के, उन्होंने कहा अजीब लड़की है, ये मर्दों की महफिल में जाके कविताएं पढ़ती है। दोनों तरीके से इसने शॉक दिया, साहित्यकारों को भी, समाज को भी। और वो कविता थी ये राजे दिए मंडियाँ तुम दिए। कविता में क्या था, शोषण की बात थी कि जागीरदाराना नवाज इसमें सिस्टम में गरीबों के ऊपर कैसे शोषण होता है। तो उसने पूछा था ये राजे दियाँ मंडियाँ तुम दिए। तो बड़ी खूबसूरत लंबी सी कविता थी जिसने हिला दिया सबको। तो ऐसे इन्होंने शुरुआत की। मैंने कहा पाथ ब्रेकर थी। पहला काम इन्होंने ये किया कि ये इनका आना ही पहल थी, वो सबसे बड़ी बात थी। पहली कवित्री हो गई। मैं इसके साथ ही थोड़ा सा ये अटैच करना चाहूँगा कि आपका उनके साथ जो सिलसिला रहा, कितने साल आप लोगों ने इकट्ठे काम किया, क्योंकि आपने भी बहुत साहित्य इसमें लिखा है, बहुत सी किताबें आपकी डोगरी में हैं और लिटरेचर में आप इकट्ठे कितने साल आपका जो। दरअसल मैं क्योंकि मैं बेसिकली साइंस का विद्यार्थी था, तो मेरी शुरुआत डोगरी संस्था के साथ 1970s में शुरू हुई। 71-72 में मैंने जाना शुरू किया। तब तक ये एस्टैब्लिश हो चुकी थी, ये बहुत बड़ी शायर थी, इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका था। और उस वक्त डोगरी संस्था में मेरा जाना हुआ। हम इनके लिए इनके छोटे भाई हैं ज्ञानेश्वर, वो भी लिखते हैं, उनको भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। अच्छा। मेरे से 2-3 साल छोटे होंगे। लेकिन डॉक्टर मनोज दीनू भाई पंत जी के बेटे हैं, वो भी राइटर हैं, डॉक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, उनको भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। मेरे आपको भी मिला हुआ है? हाँ मुझे मिला। कुछ और दोस्त भी हैं। तो हमारे ग्रुप था, जी। हम एक ग्रुप की तरह डोगरी संस्था में शामिल हुए। ये वहाँ पहले ही थी, ये एस्टैब्लिश थी। तो इनका हमें शुरू में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये इन्होंने कहा इतना अच्छा लिखने वाले ये लोग आए हैं, इन्होंने हमें बहुत उत्साहित किया। तो कहीं ना कहीं इनका जो इम्पैक्ट रहा वो आपकी राइटिंग में भी रहा। क्या आपने
कुछ रीडिंग्स देखी होंगी कि किस तरीके से लिखती थी। लिखने का अंदाज़ एक हर आदमी का अलग अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है। और जिस तरीके से उनकी बात की जाती है पद्मा जी की, तो वो आपने खुद ही बताया कि बहुत रिवोल्ट, बहुत ही बोल्ड लेडी थी। वो जम्मू कश्मीर से पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इस तरीके से स्टेज परफॉर्म की। तो क्या इंस्पिरेशन और क्या उस पर आप जो छाया रही? असल में पद्मा सचदेव जी जीती जागती इंस्पिरेशन थी। आज जिन चीज़ों को हम मॉडर्न सेंसिबिलिटी कहते हैं, औरत की बराबरी समाज में, शोषण के खिलाफ, ये सब बातें उनके चरित्र में थी। इसलिए उनके लेखन ने हमें प्रभावित तो करना ही था। उन्होंने जो कुछ लिखा वो दो तरीके से सुंदर था। एक तो ये रिवोल्ट की बात आपने की, एक उनकी इमेजिनेशन कविता में कमाल की थी। निकड़े फंगड़ू उच्ची उड़ान, जाइए थमना कियां छमान, चाननियाँ गले कियां लानियाँ, क्या इमेजिनेशन है। या भादरों ने रोहा कन्ने भन्नियाँ दुआरियाँ, मिगी इयां झाल पिया जियां कोई आया। सो इमेजिनेशन की पराकाष्ठा थी उनमें, और इन चीज़ों ने हमें मुतासिर किया। मैं कवि नहीं था, आजकल थोड़ी सी कविता करता हूँ। मैं कहानीकार था, मैंने सारी उम्र कहानियाँ ही लिखी, नाटक लिखे, कहानियाँ लिखी। लेकिन इन्होंने हमें बहुत मुतासिर किया। मैं बात कर रहा था, मैं चाहता हूँ मैं अपनी वो वाली बात ख़त्म कर लूँ, फिर इस पर आऊँगा। जी 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 जी। वो है, मैं ये कह रहा था कि ये पाथ ब्रेकर थी। एक तो मैंने आपको बताया कि ये कविता लेकर आई महिला कवि, उसके बाद देखिए कितने लोग, कितनी लड़कियां आई हैं, कितनी औरतें आई हैं, कितने महिला कवि हैं आज हमारे पास। और लेखन में कितनी कहानीकार हैं हमारे पास डोगरी की, कितनी उपन्यासकार हैं। तो ये नई जो पौध इनके बाद आई है, पूरी जनरेशन को इनको फॉलो किया, इनको फॉलो किया। एक तो ये, दूसरा जब इनको ये, दूसरी जो इनकी, पहला मैं इनका वो इनके उस जो खास कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करना चाहूँगा। वो है कि इन्होंने डोगरी को डोगरी के क्षेत्र से निकाल कर सारे हिंदुस्तान के और सारी दुनिया के क्षेत्र में लाया। शी वॉज दी, आई कैन से वन ऑफ दोज पर्सन्स हुज कंट्रीब्यूशन इन दिस डायरेक्शन इज़ 90%। बाकी सब लोगों का कंट्रीब्यूशन 10% होगा। पद्मा सचदेव ने सिंगल हैंडेडली डोगरी लिटरेचर को, अपने लिटरेचर को, और जो अच्छे लिखने वाले लोग थे उनके लिटरेचर को हिंदी तक पहुंचाया, पंजाबी तक पहुंचाया, गुजराती मराठी ट्रांसलेशंस करवाई, क्योंकि उनका सर्कल बना हुआ था। और वो जम्मू से बाहर रही काफ़ी देर चली गई थी। पहले दिल्ली में रही, फिर बॉम्बे में रही। तो वो जिस जगह भी रही, उनका जो हमारा राष्ट्रीय साहित्यिक क्षेत्र था, वो उनमें उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। मैं तो कहता हूँ किसी हद तक दबदबा था। तो वो ऐसी थी वो। हिंदी में एक वर्ड होता है ऊर्ध्वगामी। दीपक होता है ना, आप दिए को, जो आग है वो हमेशा ऊपर को जाती है। आप दिए को उल्टा करें तब भी उसकी आग ऊपर को जाएगी। सही बात। पद्मा सचदेव ऊर्ध्वगामी, ये ऊपर ही जाती थी। इनकी सोच हमेशा ऊपर की थी, चाहे उनको जहाँ मर्जी, उनको जिधर मर्जी रख दो, पर्सनल लाइफ में, लिटरेचर में, कहीं भी रख दो, ये ऊपर की ही इनकी सोच जाती थी। और दूसरा, ये उत्तर बहनी थी। इन्होंने कविता भी लिखी, किताब लिखी है उत्तर बहनी। उत्तर बहनी एक ये नदी है जो परमंडल में, जिधर इनका जन्म हुआ था, वहाँ से निकलती है। वहाँ निकलती नहीं, वहाँ से पास करती है। बाकी दुनिया भर की नदियाँ, मतलब हिंदुस्तान की नदियाँ उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ जाती हैं। सिर्फ उत्तर बहनी ऐसी है जो कुछ देर के लिए दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है, उल्टी दिशा में जाती है, नए मार्ग में जाती है। ये ऐसी थी जो उल्टी दिशा में सोच सकती थी, हट के सोच सकती थी। और इसलिए इन्होंने ट्रांसलेशन इतना किया और करवाया और दूसरी भाषाओं तक ले गई। ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन था कि आज अगर डोगरी का नाम सारे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी है, उसमें पद्मा सचदेव का बहुत बड़ा योगदान है। एक बात हो, वो भी करके तो फिर आप मुझे पूछिए। इनको किसी वक्त ये लगा
कि डोगरी का जो गीत संगीत है ये बहुत सुंदर है, लेकिन बाहर लोग नहीं जानते। जी 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 जी। इन्होंने कुछ गीत और कविता ली, उसमें दो इनकी अपनी थी, कृष्ण स्मैलपुरी की थी और परमानंद अलमस्त की थी, एक लोकगीत था। उन सब को इन्होंने लता मंगेशकर जी से गवाया। प्लस पैया डोगरे, उच्चड़े फंगड़ू, जैसे मैंने बोला ट्रेंड सेटर थे वो। ये जैसे ही ये आए लोगों की आंखें खुल गई, यार ये कैसी शायरी है, ये कैसा म्यूज़िक है। उसमें हमारा फोक म्यूज़िक इस्तेमाल हुआ था। तो ये क्या चीज़ है। जितना इनके साहित्य ने डोगरी को पॉपुलर किया, उतना इनकी एक इस कैसेट ने हिंदू डोगरी को दुनिया के कोने कोने में ला दिया। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ इसी संदर्भ में, फिर हम आएंगे दूसरी बात पे। वो आपने पूछा कि मैं कह रहा था कि बाहर, मैं एक बार कलकत्ता में था, साल्ट लेक सिटी में हमारी कुछ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस थी। उधर किसी को पता लग गया मैं कुछ लिखता हूँ, तो मेरे साथ कॉफ़ी टेबल पे बैठे हुए उन्होंने कहा, विकास सिन्हा थे वो, डायरेक्टर थे SI साहा इंस्टीट्यूट के, वो बैठे थे। कहने लगे, ललित आप सुना है आप लिखते हो? मैंने कहा हाँ। तो किस में लिखते हो? इंग्लिश में? मैंने कहा नहीं इंग्लिश में नहीं लिखता। हिंदी में? मैंने कहा नहीं। तो फिर किस में लिखते हो? मैंने कहा जी मैं अपनी मातृभाषा में लिखता हूँ। वो क्या है? मैंने कहा डोगरी। कहते डोंगरी? मैंने कहा नहीं डोगरी है वो। कहते ये वो डोगरी है जो पद्मा सचदेव वाली है। अच्छा। आप ये देखिए, जिस व्यक्ति को डोगरी का नाम बोलना नहीं आता ठीक से, पद्मा जी का नाम, लेकिन उसको पद्मा का पता था और ये भी पता था कि पद्मा जी के नाम के साथ डोगरी जुड़ी हुई है। ये एक मिसाल है। ऐसे कितने लोग होंगे जो ये सोचते होंगे जो पद्मा सचदेव है वो वाली डोगरी है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये इनके चरित्र की सिर्फ मैंने आपको दो मिसालें दी है। व्यक्तिगत तौर पर तो इन्होंने हमेशा विद्रोह किया है, हमेशा नए रास्ते निकाले हैं अपनी लाइफ में भी और अपने साहित्य में भी। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? तो मैं यही जानना चाहता था, वैसे तो आपने कुछ रखा नहीं पूछने के लिए, तो मैं यही जानना चाहता था कि जिस तरीके से उन्होंने नया ट्रेंड सेट किया, वो आपने भी बात की अभी कि उसको नेशनल लेवल पे ले गए, इंटरनेशनल लेवल पे ले गए, तो क्या उस समय अगर उनका कुछ और साथ देते लोग या कुछ और एक अच्छा ग्रुप होता, उनको थोड़ा सा और लोग समझते, उनके कंट्रीब्यूशन को और थोड़ा अगर आगे बढ़ाते, तो क्या आज डोगरी इस स्थान पर होती या इससे कुछ आगे बढ़ती, अच्छे लेवल पे पहुंच सकती थी? ज़रूर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा और पद्मा जी का भी रहा कि 8 शेड्यूल तक हम पहुंच गए, मगर क्या इससे आगे भी बढ़ सकते थे हम? ऐसा है कि डोगरी का जो लिखित साहित्य है ना, रिटन साहित्य, ये आपको पता होना चाहिए और जो सुन रहे हैं हमारा ये देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि 1940s मतलब 70-75 साल से पहले हमारे पास डोगरी का लिखित साहित्य बिल्कुल नहीं था। अच्छा। नहीं था। एक किताब थी ओरिजिनल, 2-3 ट्रांसलेशन थी, बाकी फोक गीत थे, फोक टेल्स थी, फोक हमारे गाने थे, गीत थे। वो किस में लिखे जाते थे? लिखे ही नहीं थे, वो बोले जाते थे। अच्छा, सिंपली ठीक। उसीलिए फोक कहते हैं ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ये 1944 में डोगरी संस्था की स्थापना हुई, जिसमें बहुत से सीनियर लोग, रामनाथ शास्त्री, दीनू भाई पंत, उस वक्त पद्मा नहीं थी, ये भगवत प्रसाद साठे, DC प्रशांत जो MP भी रहे बाद में, संसार चंद बड़ू, ये कुछ लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किए। इनके इमीडिएटली बाद वेदपाल दीप, केरी सिंह मधुकर और ये दूसरे लोग साथ में आए, चरण सिंह वगैरह। फिर ये तीसरी लहर में आई पद्मा, इनके साथ साथ ही थी, थोड़ा फर्क था। तो वो एक मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, इसलिए काम तो डोगरी की बुनियाद रखने का और उसमें साहित्य रचने का चल रहा था। जी। और फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से पद्मा उसी वक्त साथ साथ जुड़ गई। तो पद्मा जी के गीतों ने, जैसे कहते हैं ना, झंडे लहराने वाले थे कोई, केरी सिंह मधुकर, वेदपाल दीप, पद्मा सचदेव, यश शर्मा, ये लोग थे जिनकी कविताओं ने
डोगरी को लोगों तक पहुंचाया। ये लोग नहीं होते तो डोगरी जितनी पॉपुलर है इतनी भी नहीं होती। तो ये एक उस तरीके से चला, इसलिए इनको साथ सभी का था, ऐसा नहीं है। इनसे सीनियर लोग भी थे, वो भी इनको पूरा साथ देते थे। और जब ये काम करती थी हिंदुस्तान में इसको बढ़ाने का, जितना हुआ है मैं ये कह रहा हूँ उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर ये पुरानी भाषा होती कश्मीरी की तरह या किसी और की तरह, तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये यहाँ तक पहुँच जाती, इधर तक पहुँच। आज डोगरी 8 शेड्यूल में शामिल है। आज डोगरी साहित्य अकादमी की एक रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है, उसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। आज डोगरी में PhD करते हैं बच्चे, MA करते हैं, कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये सब इतने थोड़े से वक्त में तरक्की हुई है और इसमें पद्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं ये कहता हूँ। तो पद्मा जी को जिस तरीके से आपने बताया, उनका कंट्रीब्यूशन तो आपने बता दिया किस तरीके से, तो क्या आपको लगता है कि जितना सम्मान या जिस जगह पर उनको हमने रखा, हमारे दिलों में तो ज़रूर वो अभी भी हैं, मगर मैं कह रहा हूँ जिस जगह पर उनको, जिस उपाधि में हमने रखना चाहिए था, क्या वो उस सम्मान उनको उतना मिला? क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ अगर और उनको पद्मश्री से सम्मानित जो बड़े बड़े साहित्यिक और दूसरे सम्मान होते हैं वो तकरीबन उनको सभी मिल गए थे। जैसे पद्मश्री आप जानते हैं, और साहित्य अकादमी का पुरस्कार साहित्य में एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, उसको कहते हैं सरस्वती सम्मान। वो बिरला का सम्मान है, काफ़ी प्रेस्टिजियस समझा जाता है, बड़ा प्रेस्टिजियस समझा जाता है, वो भी उनको मिला हुआ है। साहित्य अकादमी की फेलो थी। साहित्य अकादमी के डोगरी के 2 ही फेलो हुए हैं, एक प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, एक पद्मा जी, और कोई नहीं हुआ। और उसके अलावा इनको कबीर पुरस्कार मिला हुआ है मध्य प्रदेश से, इनको जवाहरलाल नेहरू का पुरस्कार मिला हुआ है सोवियत का पुराने वक्त में। इसके अलावा कितने ही इनाम इनको और सम्मान मिले हैं सभी भाषाओं में। लेकिन मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि पद्मा जी का जितना काम है या जैसा उन्होंने किया है, उनके लिए ये सम्मान कोई मतलब नहीं रखते। उनका लेखन ही इतना बड़ा सम्मान है कि ये जो सम्मान उनको दिए गए हैं, इनसे सम्मानों का सम्मान होता है। पद्मा सचदेव को इन सम्मानों की ज़रूरत नहीं है, वो तो सदियों तक रहेंगी। उनकी एक कविता है, मेरे अखरे दी उमरी नींव है, कि मैं अगले जन्म जब चले पैदा हुआ तो फिर मैं पढ़ा अपनी लिखी दी कविता और सोचा कैसी ही वो औरत जिन्हें लिखी है। जो लिखा जाता है वो तो सदियों तक रहता है, वो ख़त्म थोड़ी होता है। अब इसको मिला होता शेक्सपियर को कोई इनाम एक, तो आप याद करते उसको इनाम मिला था, या कालिदास को उसके राजा ने कोई पदवी दी होती तो याद करते। अब उसकी किताबें देखते हैं, आप उसका काम देखते हैं। साहित्यकार की सोच ऐसी होती है और इसलिए इनाम इनको कोई भी कमी नहीं थी। और आपने बात की, मैं एक और इनका विशेष योगदान है जो डोगरों को नहीं भूलना चाहिए। जब डोगरी को 8 शेड्यूल में शामिल करने का संघर्ष चल रहा था, तो 2001 में उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो पद्मा जी का, क्योंकि वो कवि भी थे, पद्मा जी भी कवि थी, तो ये एक दूसरे को कवि होने के नाते भी जानते थे। तो पद्मा जी ने उनसे कहा, भाई हमारे जो डोगरी के लेखक हैं वो आपको मिलना चाहते हैं। वो मीटिंग पद्मा जी ने करवाई सितंबर 2001 में। उसमें हमारे डोगरी के सभी लोग गए थे, जितने भी हैं। उसमें गुलजान सिंह जाड़क भी थे, उसमें हमारे मिर्ज़ा हैं एक MP नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे शायद उन दिनों, वो भी थे, प्रद्युम्न सिंह जंदराइया भी थे, मैं भी था, पद्मा जी खुद भी थी, चमनलाल गुप्ता भी थे। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था। ये हमारे डंसाल के वो जो मोहम्मद क्या वो जो डोगरी गीत गाते थे, आज हमारे साथ नहीं हैं, तो वो भी उस डेलीगेशन के साथ थे। और अटल जी ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी थी। मैं अपने दिल में ये सोचता हूँ कि वही एक मीटिंग थी जिसने डोगरी को 8 शेड्यूल में शामिल होने की तरफ जो सबसे बड़ा मेरी मर्जी, मेरे
सोचने से। संघर्ष तो चल रहा था, जम्मू में बंद भी हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो ये मीटिंग हुई अटल बिहारी जी के साथ एंड 1-to-1 बात हुई, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। इनका इम्पैक्ट कहाँ नहीं था, डोगरी के अलग अलग जिस भी जगह डोगरी आगे बढ़ी तो ये उसमें थी। आज ये हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस वक्त भी जितने बड़े बड़े साहित्यिक सर्कल हैं, कमेटियाँ हैं, ये उन सभी में जुड़ी हुई थी और हर जगह डोगरी को प्रमोट करती थी। तो लोगों को अक्सर लगता है कि जो शोहरत है, जो इज़्ज़त है, जो मान है, वो शायद बड़ी जल्दी मिल जाता है, मगर संघर्ष की बात करें तो संघर्ष पे मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा रोशनी डालें। जिस तरीके का उनका संघर्ष था, इन द अर्ली एजेस में ही उनके फादर की जो थी वो देहांत हो गया था, वो भी एक बड़े प्रोफेसर थे। तो क्या आपको लगता है कि उनकी लाइफ में किस तरीके का संघर्ष जो रहा होगा? मैंने आपको कहा ना, ये उत्तर बहनी थी। जो नदी के प्रभाव के विरुद्ध बहता है ना, तो संघर्ष तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। ये सारी उम्र संघर्ष करती रही और अपने सेहत के मामले में भी अंत तक ये संघर्ष करती थी। जब ये अभी जवान थी, उन दिनों इनको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, एंड इनको श्रीनगर में रखा गया। इन्होंने उस हालात में भी इतना खूबसूरत लिखा और उस बहाने से कश्मीरी सीख ली। कश्मीरी ये ऐसी बोलती थी कि कश्मीर वालों के बराबर की कश्मीरी बोल लेती थी और वहाँ के स्टाफ को इन्होंने इतना इम्प्रेस किया। वहाँ के जो डॉक्टर थे, जो दूसरे लोग थे, वो इनको बहुत खुश मिजाज थी वो। हाँ, बहुत खुश मिजाज थी और कश्मीरी लिटरेचर को भी जानती थी। हब्बा खातून को कोट करती थी और ये लल दैद को, हब्बा खातून को, वो सभी भाषाओं के अच्छे लोगों से प्यार करती थी। लेकिन वो ये कहती थी कि डोगरो, डोगरी बोलना मत भूलो, डोगरी बोलो और अपने बच्चों के साथ डोगरी बोलो। तो कहीं अफसोस तो नहीं होगा उन्हें अगले 10 साल के बाद कि जितना मैं लिटरेचर छोड़कर गई हूँ, जितना मैंने काम किया है, जो जनरेशन जो आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो नई जनरेशन है ये इस तरफ जाएगी, डोगरी की तरफ? क्योंकि जो आप देख रहे हैं आजकल का कल्चर जो, उसमें कितना इम्पैक्ट करेगा? दोनों ट्रेंड हैं। आई एम नॉट ए पेसिमिस्ट बाय नेचर, लेकिन ये बात सच भी है कि दोनों किस्म की बातें हैं। पद्मा जी को सही, पहले तो मैं कहूँगा सही श्रद्धांजलि यही हो सकती। वो जिधर जाती थी ना, अगर कोई उनसे बात करता था और आके हिंदी बोलता, वो पूछती थी आप कहाँ से हो? कहती थी जम्मू से। डोगरे हो? हाँ, तो डोगरी बोलो ना फिर। तो शी वुड आस्क एवरीबॉडी। किसी के घर जाती थी तो घर में कहते हैं ना, बेटा इधर आओ, आंटी आई हैं, नमस्ते करो। वो कहती थी आप अपने बच्चों के साथ डोगरी क्यों नहीं बोलते? और ये कोई पैरोक्लिज्म नहीं था उनमें। वो ये कहती थी कि कश्मीरी के घर में बच्चे कश्मीरी क्यों ना बोलें, पंजाबी के घर में बच्चे पंजाबी क्यों ना बोलें, और डोगरों के घर में बच्चे डोगरी क्यों ना बोलो? क्यों अपनी भाषा के लिए इस किस्म का एहसास कमतरी है? अगर आप अपनी भाषा को निकृष्ट समझते हो, घटिया समझते हो, आप अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को कैसे अच्छा समझोगे? आप में आत्मसम्मान कैसे आएगा जब आप समझते हो कि मैं तो भाषा ऐसी बोलता हूँ जो किसी काम की नहीं है? जब आपके दिल के अंदर ये बात है तो फिर आप में वो आत्मसम्मान। आज हम डोगरा आइडेंटिटी की बात करते हैं, इसकी जड़ तो हमारी भाषा है। जब तक हम भाषा नहीं बोलेंगे अपनी डोगरी, तो डोगरी। और बात ये ठीक है आपकी, आपने जैसे मुझे सवाल पूछा, मैं उस पर आता हूँ। तो आपने ये पूछा कि आजकल के बच्चों का कसूर थोड़ी है, तो हमारा कसूर है। हमने उनके साथ डोगरी नहीं बोली घरों में जब बोलनी चाहिए थी। मेरा बेटा जर्मनी में है, वो मुझे, जो मैं डोगरी संस्था का प्रेसिडेंट हूँ तो कब से डोगरी में लगा हुआ हूँ, वो मुझे सवाल पूछ लेता है। वो कहता है पापा मेरी दादी ने मेरे साथ डोगरी बोली। हाँ, मेरे दादाजी मेरे साथ डोगरी बोलते थे, आपने क्यों हिंदी बोली? कहता शुक्र है मैं डोगरी बोली लेना। मैंने कहा लेकिन आप जब आप किसी
तामिल से मिलो वो तामिल बोलता है, जब आप किसी बंगाली से मिलो वो बंगला बोलता है। ये हम में क्या बीमारी है कि हम अपनी डोगरी नहीं बोलते। ये बात पद्मा जी को बड़ी खटकती थी। आपने ठीक कहा, इस वक्त की जनरेशन में ये कमी है, लेकिन इतनी भी नहीं है। गाँव में ऐसी बात इतनी बात नहीं है, वहाँ भी हो गया, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने कहा ना, एक पॉजिटिव बात है, वो ये है, आज आप देखो मीडिया पर कितने ग्रुप हैं डोगरी के। मैं एक दिन गिन रहा था, मैंने 55 गिने। हर ग्रुप 10-10 लोगों के, 20-20, 25-25, 30-30 लोगों ने ग्रुप। व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, फेसबुक पे ग्रुप हैं, साइट्स बनाई हुई हैं, ये है वो। कोई गीत गा रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई खुद गीत गा रहा है, कोई साथ में डोगरी गीतों के साथ गिटार बजा रहा है, वो वैसे गा रहा है। कहीं ना कहीं चीज आ रही है। जोश है। उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डोगरी बोल नहीं सकते, लेकिन उनके दिल में ये है कि डोगरी हमारी है और इसको क्यों नहीं वो सम्मान और क्यों नहीं वो मिलना चाहिए। मैं उन बच्चों को, उन लोगों को शाबाश देता हूँ। लोग उनकी गलतियाँ भी निकालते हैं, जी डोगरी ठीक नहीं बोला गया, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, और उनका जो स्पेलिंग है वो ठीक नहीं है। स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ये बात की बात है। पहले ये देखो डोगरी बोल रहे हैं कि नहीं। अगर वो डोगरी को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, डोगरी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, डोगरी खाने को प्रमोट करना चाहते हैं, डोगरी हेरिटेज को, इधर की बिल्डिंग, कितने आजकल राइट अप आते हैं, कोई उस इलाके का राइट अप, कोई उस इलाके का, कितने ग्रुप बने हुए हैं जिसमें जगह जगह ये चीज़ें। तो जिस तरीके से पद्मा जी के गाने जो डोगरी में उन्होंने गाए, आज तक बच्चे जब तक वो सुनते नहीं है, सोते नहीं है। हाँ, तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा थोड़ा सा और हमें काम करना चाहिए कि ताकि बॉलीवुड में जिस तरीके से अगर हम थोड़ा सा अंदर घुस जाएं तो ये तो बच्चे अपने आप ही बोलेंगे फिर सारे। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप बार बार पीछे मत जाओ, आपके पास जो है उसको लेके आगे जाओ। ठीक है, आज अगर हमें ये देखना है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी सेंस ऑफ म्यूज़िक क्या है, उनको शायद वो पुराना रिदम, वो पुराना क्या थाप वो पसंद नहीं आता। उनको वो जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं पुराने, शायद उनको हारमोनियम इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको गिटार अच्छा लगता है, उनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ड्रम्स अच्छे लगते हैं, वो बीट अच्छी लगती है। तो यार पंजाबी वालों ने तो ये सब कुछ ले लिया और पंजाबी ही रखी। हाँ, पंजाबी के साथ तो डोगरी में भी ये हो सकता है ना। जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो म्यूज़िक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लिखने के क्षेत्र में गीत लिखते हैं गाने के लिए, उनको, जो गाने वाले हैं, इनको चाहिए ना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों की सोच के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ये पद्मा जी को ही श्रद्धांजलि होगी, ये उन्हीं को श्रद्धांजलि होगी कि हम डोगरी को अपने घर में जगह दें, अपने दिल में जगह ये है कि लिप सिम्पथी नहीं है। मैं किसी डोगरे को पूछूं जो बहुत बड़ा डोगरा मानता हूँ, दूसरा मैं उसको पूछूं अगर आप मुझे डोगरी के 10 लेखकों के नाम बताओ, कितने हैं जो बता सकते हैं? उनसे मैं कहूँ मुझे डोगरी की 5 किताबों के नाम बताओ। बंगाली को पूछो, कैसे बताएगा वो? बंगाली को पूछो किताबों के नाम, वो कहेगा मेरा घर भरा हुआ है। हर बंगाली के घर में, हर गुजराती के घर में, हर मलयाली के घर में उनके अपनी भाषा की किताबें हैं। वो अपनी भाषा बोलते हैं, अपने बच्चों के साथ बोलते हैं। इंग्लिश में पीछे थोड़ी हैं वो, हिंदी में पीछे थोड़े हैं। ब्रिलियंट वर्क जो उन्होंने उन भाषाओं में किया है। ये अपने दिमाग से बात निकालने की ज़रूरत है कि अगर मैं डोगरी बोलता रहूँगा या बच्चों को डोगरी सिखाऊंगा, वो इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे। हमने नहीं सीखी। मैं मस्तगढ़ में स्कूल में पढ़ा हूँ, टाट के ऊपर बैठ के, तो मास्टर जी हमें हिंदी और मैथ जो है वो डोगरी में कराते थे। तो हमने डोगरी में पढ़ के सब कुछ किया, हमने घरों में डोगरी बोल ली है। मैं 7 साल रह के आया हूँ हिंदुस्तान के बाहर, यूरोप में। हमें तो अंग्रेज़ी की कमी नहीं हुई, हमने तो कभी नहीं। और मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अपनी मातृभाषा से जाग नहीं सकते। टैगोर ने कहा कि मैंने अपनी सारी शुरू की जो एजुकेशन है वो बंगला में हासिल की। इसने अमर्त्य सेन ने कहा
नोबेल प्राइज़ वाले ये 2 लोग हैं ना, उसने कहा मेरी शुरू की सारी जो पढ़ाई है वो बंगला में हुई। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ आप बचपन में जब जुड़ जाते हो तो आपको बारोड लैंग्वेज कैन गिव यू ओनली बारोड आइडियाज़, ओरिजिनल आइडियाज़ आएंगे आपकी अपनी भाषा में। तो जाते जाते अगर आप 1-2 लाइनें अगर पद्मा जी की गुनगुना दें तो हमारे। मैं आपको सुनाया, मुझे यही 2 बहुत पसंद आती हैं, इस वक्त याद भी यही हैं। एक तो ये कमाल है कि निकड़े फंगड़ू उच्ची उड़ान, जाइए थमना किन्या समान, पंख छोटे हैं निकड़े फंगड़ू, और ऊंचा उड़ना पड़ेगा, पंख छोटे हैं, कैसे जाऊं मैं, और मेरी मर्ज़ी तो ये है कि मैं आसमान को थाम लूँ, किन्या जाइए थमना समान, चांदनियाँ गले किन्या लानियाँ, कि मैं चांदनी को इतना पसंद करती हूँ, चांद की चांदनी को, उसको मैं गले लगाना चाहती हूँ, जब मेरे पंख ही छोटे छोटे हैं तो मैं कैसे करूँगी। लेकिन उस लेखिका ने छोटे पंखों के बावजूद ये सब करके दिखाया। उसने ऊंची उड़ान भी ली, उसने आसमान भी थामा, और उसने चांदनी भी अपने गले लगाई। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। तो ये थे आज हमारे ख़ास मेहमान प्रोफेसर ललित मंगोत्रा, और आज जो प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारी तरफ से पद्मश्री पद्मा सचदेव को ये हमारी तरफ से श्रद्धांजलि थी। और हम आपको जाते जाते ये भी बता दें कि हमारे एक ख़ास दर्शक जो लंदन से हमें देख रहे थे, उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि पद्मा सचदेव को एक हम ट्रिब्यूट दें, हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ उनको प्रेजेंट कर सकें। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर हमारे दिलों में वो हमेशा हमेशा सालों साल बनी रहेंगी। और जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन डोगराज के लिए है, डोगरा कल्चर के लिए है, डोगरा साहित्य के लिए है, वो हमेशा याद रखी जाएगी। और मैं भी आपको जाते जाते ज़रूर आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि डोगरी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है, जिस वजह से ये हम हिंदी में आपको दिखा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हम किसी और शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।